नमस्ते, मैं मधु ठाकुर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ पे। तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे आर्टिकल नंबर 5 to 11, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया था कि इंडिया में कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए सिटीजनशिप दी गई थी। कब? 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम पे जितने भी लोग प्रेजेंट थे और उनको किन बेसिस पे सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की, वो बताया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ये पावर किसको दी गई थी? पार्लियामेंट को दी गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है वो सिटीजनशिप कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर दी जाएगी, जिसको बताया गया हमारे सिटीजनशिप एक्ट के अंडर जो आया था 1955 में। और इस एक्ट में बताया गया कि हम जो है वो सिटीजनशिप किन टर्म एंड कंडीशंस पे एक्वायर कर सकते हैं और अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हैं। तो वो टर्म एंड कंडीशंस बताई गई इस एक्ट में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ठीक है, तो एक्वायर करने के लिए, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, ठीक है, उसकी 5 कंडीशंस बताई गई कि इन 5 कंडीशंस के बेसिस पे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में आफ्टर 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो फर्स्ट थी बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, और वैसे ही 3 और पॉइंट्स बताए गए जिनके बेसिस पे हम अपनी सिटीजनशिप को खो सकते हैं, इंडियन सिटीजनशिप को। ठीक है, तो अब हम डिटेल में इन टर्म्स को देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस के ऊपर जो है बाय बर्थ हम कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं, बाय डिसेंट कैसे एक्वायर कर सकते हैं सिटीजनशिप को, बाय रजिस्ट्रेशन कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे हम उसको लूज कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप को। चलिए अब देख लेते हैं कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर जो है वो सिटीजनशिप दी गई इंडिया में। ठीक है, तो बाय बर्थ फर्स्ट है जो हमारा बाय बर्थ सिटीजनशिप दी गई इंडिया में। इसमें बताया गया कि 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को वाले दिन और उसके बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के टाइम पे और उसके बाद जितने भी बच्चे इंडिया में पैदा हुए उन बच्चों को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी बच्चे इंडिया में पैदा हुए उन बच्चों को बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट ये कॉन्सेप्ट कब तक चला? 1 जुलाई 1987 को, यानी कि बाय बर्थ जो है वो सिटीजनशिप मिल गई। ठीक है, कब तक? 1987 तक, 1 जुलाई 1980। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद क्या होता है कि कोई भी अगर बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, ठीक है, अगर उसका कोई भी एक पेरेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन है, उसके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, तो वो उस बच्चे को भी क्या है, इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। सिर्फ उसका एक पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए? सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या तो मदर या तो फादर। और ये कॉन्सेप्ट भी चला 2003 तक। ठीक है, फिर 2003 3 दिसंबर 2003 के बाद में क्या हुआ कि सिटीजनशिप 2003 के बाद मिलने लगी, या तो उस बच्चे को, जो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, उस बच्चे का दोनों पेरेंट या तो सिटीजन हो इंडिया के, ठीक है, या कोई एक पेरेंट सिटीजन हो इंडिया का, ठीक है, या तो दोनों पेरेंट्स जो है वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या तो एक पेरेंट अगर सिटीजन है तो जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एट प्रेजेंट जो है
वो कोई भी बच्चा इंडिया में पैदा होता है तो उसके या तो दोनों पेरेंट जो हैं वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, फिर उसको क्या है बाय डिसेंट मिल जाएगी सिटीजनशिप। ठीक है। अगर उसका एक पेरेंट ही सिटीजन है इंडिया का और दूसरा कोई फॉरेनर है, ठीक है, तो वो जो फॉरेनर पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब इलीगल माइग्रेंट क्या होता है? इलीगल माइग्रेंट होता है वो इलीगल माइग्रेंट होते हैं जिनके पास पासपोर्ट या तो नहीं होता, वीजा नहीं होता, वो इलीगली कंट्री के अंदर आ गए होते हैं। या कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पासपोर्ट तो होता है लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था इस कंट्री में रहने का वो खत्म हो गया हो। अगर उसके एक पेरेंट का वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है तब भी वो क्या माना जाएगा? इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बाय डिसेंट जो है वो सिटीजनशिप कैसे कैसे मिल सकती है इंडिया में। तो बाय डिसेंट जो है सिटीजनशिप मिल सकती है अगर कोई भी बच्चा 26 जैन 1950 के बाद कहीं बाहर कंट्री में पैदा हुआ है तो उसको इंडियनशिप सिटीजनशिप मिल जाएगी। उसके फादर की जो है वो क्या होनी चाहिए? फादर जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है। जब भी कोई बच्चा इंडिया से बाहर पैदा हुआ होगा उस टाइम पे अगर उसका फादर जो है वो इंडिया का सिटीजन है तो उसे सिटीजनशिप मिल सकती है उस बच्चे को इंडिया की। और ये कॉन्सेप्ट चला 10 दिसंबर 1992 तक। ठीक। फिर 10 दिसंबर 1992 में आता है एक अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। उस एक्ट में बोला गया कि कोई भी बच्चा इंडिया से बाहर पैदा होता है तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है अगर उसका कोई भी एक पेरेंट यानी कि या तो उसका फादर या तो उसकी मदर उनमें से कोई भी एक अगर इंडिया का सिटीजन है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक है। मतलब मिल जाएगी। और ये कॉन्सेप्ट चला 2004 तक, 3 दिसंबर 2004। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और उस एक्ट में बोला गया कि कोई भी बच्चा जो इंडिया से बाहर पैदा हुआ है उसको बाय डिसेंट सिटीजनशिप तभी मिलेगी अगर उसको रजिस्टर करवाया जाएगा विद इन 1 ईयर ऑफ हिज बर्थ इंडियन एम्बेसी में। यानी कि उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा उस बच्चे का नाम 1 ईयर के अंदर अंदर। यानी कि अगर वो आज बच्चा पैदा होता है तो उसके बर्थ के 1 ईयर के अंदर अंदर उसे इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, तभी उस बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर ये टर्म 1 ईयर की टर्म एक्सपायर हो जाती है तो फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट वो करेगी, विचार करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर परमिशन लेके आप सिटीजनशिप ले सकते हो। बट आपको पहले 1 ईयर के अंदर अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम थर्ड पॉइंट की जिससे आप एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप। अब देखिए बाय डिसेंट और बाय बर्थ तो आप इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो बट बाय बर्थ और बाय डिसेंट तो बहुत कम लोगों को सिटीजनशिप जो है वो मिल पाएगी। तो अब क्या होता है कि बाय रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। ठीक है। यानी कि सिटीजनशिप को लेने के लिए। अब इस बाय रजिस्ट्रेशन में क्या है, ये बाय रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए एप्लीकेबल है। जो भी पर्सन है जो इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब होता है वो पर्सन खुद या उसका कोई पेरेंट वर बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया। यानी कि इंडियन ओरिजिन के लोग वो लोग हैं जो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस से पहले पैदा हुए थे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, और फिर वो शायद बाहर चले गए किसी और कंट्री में सेटल हो गए। तो उन लोगों को बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि वो इंडिया में पैदा हुए थे ब्रिटिश, जो कि पुराने टाइम में क्या था, ब्रिटिश इंडिया। तो उन
लोगों को बोला जाता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक, तो इन लोगों के लिए कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो बाय रजिस्ट्रेशन जो लोग इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं वो लोग हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और उनकी कैटेगरीज बताई गई है इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो उन कैटेगरीज को हम देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का और वो किसी बाहर की कंट्री में रह रहा है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए ले सकता है। उसको रजिस्टर करना पड़ेगी एक एप्लीकेशन। ठीक है, तो वैसे ही पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है और इंडिया में 7 सालों से रह रहा है, ठीक है, 7 सालों से जो इंडिया का रेजिडेंट है वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, रजिस्टर कर सकता है अपने नाम को। और सेकंड में आता है कि यानी कि कोई पर्सन है वो मैरिड, वो शादी कर लेता है इंडियन सिटीजन के साथ। कोई भी बाहर का पर्सन है वो इंडियन सिटीजन के साथ शादी कर लेता है और इंडिया में रह रहा है कितने सालों से, 7 सालों से। यानी कि वो इंडियन किसी सिटीजन से शादी कर लेता है और 7 साल से वो इंडिया में रह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए खुद को। ठीक है, और अगली कैटेगरी में बताया गया ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हुज पेरेंट। अगर फुल एज एंड कैपेसिटी का कोई पर्सन है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, तो वो पर्सन भी क्या, उसको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है बाय रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कैटेगरी थी बाय रजिस्ट्रेशन जिससे कि हम एक्वायर कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को, और बाय रजिस्ट्रेशन में वो लोग आते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के इंक्लूड होते हैं और उनकी डिफरेंट कैटेगरीज भी बताई गई हैं। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में सारी कैटेगरीज को एक्सप्लेन नहीं किया है बाय रजिस्ट्रेशन में, क्योंकि फिर आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इसलिए मैं उन सारी कैटेगरीज को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं बाय 4th पॉइंट की, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। यानी कि किसी भी न्यू टेरिटरी की को एक्वायर जब इंडिया कर लेगी तो उन वहाँ पे रह रहे लोगों को सिटीजनशिप किन बेसिस पे दी जाएगी, और वो सारी पावर किसके पास होगी, इंडियन गवर्नमेंट के पास। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो भी न्यू टेरिटरी इंडिया में इंक्लूड हो रही है वहाँ के रेजिडेंट को सिटीजनशिप कैसे दी जाए। जैसे कि पौंडीचेरी जब इंडिया में इंक्लूड हुआ था, इंडिया का पार्ट बना था, तब 1962 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप का एक ऑर्डर पास किया था जिससे पौंडीचेरी के जितने भी रेजिडेंट्स थे उनको इंडियन सिटीजनशिप दी गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी की। सिटीजनशिप एक्ट में जो इंक्लूड है वो है बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि हम सिटीजनशिप को ये 5th कैटेगरी बाय नेचुरलाइजेशन से भी एक्वायर कर सकते हैं इंडिया में। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए। यानी कि उस पर्सन का गुड कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, उस पर्सन यानी कि उस पर्सन पे कोई केस भी ना चला हो, ना कोई उसने कोई क्राइम किया हो। ठीक है, मतलब वो गुड कैरेक्टर का पर्सन होना चाहिए। सेकंड, नॉट सब्जेक्ट ऑफ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंट। वो उस कंट्री का नहीं होना चाहिए जहाँ पे इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दी जाती। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आता है ही शुड रिजाइडिंग इंडिया 12 months before the date of application and involved in government of India services। इस पॉइंट का मतलब है कि वो पर्सन जो है जिसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो वो पर्सन, बाहर का जो पर्सन है वो 12 months तक इंडिया में होना चाहिए। मतलब 12 months से वो इंडिया में रह रहा होगा। यानी कि मैं 1 जनवरी 2020 से इंडिया में हूँ, ठीक है,
मतलब मैं कोई आउटसाइडर हूँ, मैं 1 जनवरी 2020 से इंडिया में हूँ और मुझे 1 साल हो गया इंडिया में, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकती हूँ, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले के 12 महीने तक मुझे इंडिया में होना ज़रूरी है, ठीक है। और या तो फिर मैं इंडिया में कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में होनी चाहिए, किसी भी इंडिया की गवर्नमेंट सर्विस मैंने ज्वाइन की होनी चाहिए, या तो ये टर्म फुलफिल हो। अब इसमें बात की गई हमारी, जब हम डेट ऑफ एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उससे पहले के 12 मंथ्स की, ठीक है, कि 12 मंथ्स तक हमें उस पर्सन को इंडिया में होना चाहिए। और इस पॉइंट में बात की कि 14 ईयर्स ऑफ ही शुड बी रिजाइडिंग इन इंडिया और गवर्नमेंट जॉब, तो एग्रीगेट यानी कि उस पर्सन को 1 साल के लिए तो इंडिया में होना कंपल्सरी है एप्लीकेशन देने से पहले, लेकिन एप्लीकेशन देने के 1 साल जो काट लिया उससे पहले, यानी कि 2020 को इंडिया में आई, ठीक है, तो मैं 2021 तक 1 जनवरी तक इंडिया में रही, फिर मैं एप्लीकेशन फाइल करूँगी। लेकिन जो 2020 1 जनवरी था उससे पहले के 14 साल तक मैं इंडिया में रहनी चाहिए, यानी कि इंडिया में वो पर्सन रिजाइड कर रहा होना चाहिए या वो किसी गवर्नमेंट जॉब पे होना चाहिए, यानी कि एग्रीगेट उसका होना चाहिए 11 ईयर्स। मतलब वो 14 साल के पीरियड में भी सिर्फ 3 साल की उसको परमिशन है कहीं बाहर जाने की। उस 14 सालों में से वो 11 साल जो है वो इंडिया में रिजाइड करना कंपलसरी है उस पर्सन को, ठीक है, तभी उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। या अब पूरा पीरियड कितना हो गया, यानी कि 14 साल में से 11 साल वो इंडिया में होना चाहिए और उसके बाद 1 साल और ऐड कर लो 12 मंथ्स, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से 1 साल तक तो वो लगातार इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। 14 सालों में से 11 साल इंडिया में होना चाहिए और 1 साल लगातार एप्लीकेशन सबमिट करवाने से पहले वो इंडिया में होना चाहिए। और अगला जो पॉइंट है उसको एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए, किस चीज़ का, जो 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी गई हैं उन लैंग्वेजेस का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो बाय नेचुरलाइजेशन में हमने देखा कि वो पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, उसकी कंट्री जिस भी वो कंट्री का है वहाँ पे इंडियन लोगों को सिटीजनशिप मिलना अलाउ होनी चाहिए, ठीक है, तभी इंडिया में भी वो पर्सन जो है वो सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। 3rd पॉइंट में बताया गया कि वो पर्सन जो है या तो वो किसी गवर्नमेंट इंडिया की जॉब पे होना चाहिए और जब भी वो एप्लीकेशन फाइल करेगा तो वो 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया में रिजाइड उसको करना कंपलसरी है, तभी वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और उस 1 साल से पहले के 14 साल तक वो इंडिया में रिजाइड करना उसका कंपलसरी है, वो इंडिया में ही प्रेजेंट होना चाहिए। और 11 साल में से भी 14 साल में से भी उसको 3 साल की परमिशन है कि वो कहीं बाहर जा सकता है। उस 14 साल के एग्रीगेट में 11 साल का जो एग्रीगेट है उसमें वो इंडिया में ही प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसको बाय नेचुरलाइजेशन जो है वो सिटीजनशिप मिल जाएगी। और उसको नॉलेज होना चाहिए 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं क्लोज करते हैं और आज के टॉपिक में हमने कर लिया कि कैसे कैसे जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 5 मेन कैटेगरीज बताई गई जिसके थ्रू आप सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो इंडिया में। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉस, यानी कि आप सिटीजनशिप को जो है वो लूज़ कैसे कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।